कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के बारे में। आज हम इसके यूनिट 3 का वन शॉट लेकर के आ गए हैं। इसके पहले हमने यूनिट 2 का और यूनिट 1 का वन शॉट कवर करा दिया है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर आपने ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 कैटेगरी का हमने दिया है। आपका टॉप 15 दिया है, चैप्टर वाइज दिया है, और आप सभी का टॉप 5 दिया है। ठीक है, तो अगर टॉप 5 पढ़ लेते हो तो 25 नंबर बन जाता है, चैप्टर वाइज कर लोगे तो पूरा हो जाएगा, और 15 कर लेते हो तो लगभग 45 प्लस का स्कोर हो जाता है। तो बहुत कम पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आप सभी एप्लीकेशन 99 रुपीज़ में सभी कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी एक वीडियो। उसके बाद अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम इस यूनिट की शुरुआत करते हैं। हमारे इस यूनिट की जो शुरुआत होती है वो आपके लिक्विड फ्लो से होती है, अर्थात आपके फ्लूइड फ्लो से होती है। ठीक है, तो हम फ्लूइड फ्लो को जानने वाले हैं। फ्लूइड फ्लो जो होता है हमारा, उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा पहला पार्ट है स्टेडी फ्लो। ठीक है, स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो एक ऐसा फ्लो, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड के प्रॉपर्टीज जैसे वेग, दाब और घनत्व समय के साथ विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज नहीं होते हैं। इसे हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं? आप स्टेडी फ्लो। यानी अगर आप देखेंगे वेलोसिटी जो है वो समय के साथ नहीं बदल रही है, आपका प्रेशर समय के साथ नहीं बदल रहा है, और आपका घनत्व समय के साथ नहीं बदल रहा है। तो ये हमारा कौन सा फ्लो हो गया? ये आपका हो गया स्टेडी फ्लो। तो अगर आप स्टेडी फ्लो जान गए तो अनस्टेडी फ्लो जानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अर्थात इस फ्लो के अंदर फ्लूइड के पार्टिकल्स जो हैं, किसी भी बिंदु पर गुजरने वाले फ्लूइड के पार्टिकल्स की जो गति है वो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आपका वेलोसिटी है, ठीक है, तो आपकी गति के समय के साथ नहीं बदलती है। ठीक है, वो बदलती है, तो वो आपका अनस्टेडी फ्लो है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं dB विथ रिस्पेक्ट टू t नॉट इक्वल टू 0। तो अनस्टेडी फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जो कणों की गति है वो समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो ये आपका अनस्टेडी फ्लो के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब आता है यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है मेरे प्यारे साथियों? यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा स्टेडी फ्लो का रोल होता है। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि आपका वेलोसिटी जो है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम नहीं चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ये पाइप है, ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन 1 है, क्रॉस सेक्शन 2 है, क्रॉस सेक्शन 3 है। प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, प्रत्येक क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो एवरेज वेलोसिटी है वो अगर समान रहता है तो यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। यानी यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, अर्थात आपका डेल वी अपान डेल एस जो है इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है मेरे प्यारे साथी? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है कोई भी ओपन चैनल है, जैसे कि ये पाइप है, हर जगह पर वेलोसिटी अलग है, v1 है, v2 है, यहाँ पे v3 है। तो यानी आपका प्रत्येक स्थान पर वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है, वो आपका जो फ्लो है वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। अब इसी क्रम में हमारा टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कई बार पूछा गया है, तो इसलिए अंतर 4 कम से कम आप सभी को पता होने चाहिए। पहला तो लेमिनार फ्लो को हम विस्कस फ्लो कहते हैं और टर्बुलेंट फ्लो को अनविस्कस फ्लो कहते हैं। ठीक है भैया, अब इस फ्लो के अंतर्गत जो लिक्विड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कैसे बहते हैं? पट्टियों के रूप में बहते हैं। ठीक है, कैसे बहते हैं? वो पट्टियों के रूप में बहते हैं, और पट्टी एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? फिसलती है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा बहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। इस प्रवाह के अंतर्गत द्रव का जो वेग होता है वो बहुत कम होता है, ऐसे आपका बह रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की टेढ़े मेढ़े तरीके से बहता है, इसलिए क्या होता है,
या वेग जो होता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर जो गति होती है, परिमाण होता है उस और तथा दिशा जो होती है वो समान रहती है, लेकिन इसमें दिशा में भी परिवर्तन होता है, गति और परिमाण में भी परिवर्तन होता है। तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया और आपका लेमिनार फ्लो हो गया। तो चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं, जिसका नाम है बर्नौली का प्रमेय। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बर्नौली का प्रमेय आपके सिलेबस में सिर्फ दिया हुआ है बर्नौली थ्योरम। ये नहीं कहा गया है कि आपको इसका डेरिवेशन करना है और ये भी नहीं कहा गया है कि डेरिवेशन नहीं करना है। तो इस अवस्था में आपके बर्नौली के प्रमेय का डेरिवेशन करना अति आवश्यक हो जाता है। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, और जिस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 110% मेरी तरफ से हो, मतलब ये एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि बर्नौली का जो प्रमेय है मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से हमने लिखा है इस तरीके से अगर आप सभी करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। बर्नौली के प्रमेय के वैज्ञानिक जो हैं वो डेनियल बर्नौली हैं। कार्य सिद्धांत किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। इसका मतलब जब समझ जाओगे तो बर्नौली के प्रमेय को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। कहने का इनका मतलब ये है कि हमने कोई पाइप ले लिया, ठीक है भैया, कोई हमने पाइप ले लिया। पाइप कैसे लिया? हमने इंक्लाइंड ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने इंक्लाइंड पाइप ले लिया। अब पाइप को हमने ऊपर की तरफ रख दिया किसी एक संदर्भ लाइन से माप करके, ठीक है। इंक्लाइंड हमने किया है, डेटम लाइन किसी को माना है। एक तरफ Z1 है और एक तरफ Z2 है, ठीक है। आप चाहें तो इसे H1 हमारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के अकॉर्डिंग H2 मान लीजिए, ठीक है भैया। तो हमारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के अकॉर्डिंग इसे आप H1, ठीक है, और H2 मान लीजिए, ठीक है भैया। इसको हमने क्या कर लिया भाई? H1 और H2 मान लिया। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ H1 और यहाँ पे लिख देता हूँ H2, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि हमारा फ्लूइड, ठीक है, हमारा फ्लूइड जो किया यहाँ से फ्लो किया, ठीक है, यानी हमने पानी को यहाँ से फ्लो कराया। अब बर्नौली का हमारा थ्योरम क्या कहता है कि इस पाइप के अंदर अगर हम इस पॉइंट को x मान रहे हैं, अर्थात किसी पॉइंट पे x पे पहुंचा हमारा पानी, वहां पर प्रेशर एनर्जी P1 क्या है हमारा? प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी। उसके बाद A1 क्या है हमारा? A1 हमारा है यहाँ का क्या नाम है? एरिया, ठीक है, क्या है? एरिया। जब हमारा कोई फ्लूइड इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है, S1 डिस्प्लेसमेंट किया, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। S1 डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, क्या किया? S1 विस्थापित हुआ, ठीक है। तो वहां की जो प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बराबर होगी, इन तीनों का जो जोड़ होगा बराबर होगा जब हमारा कोई फ्लूइड पॉइंट Y के ऊपर पहुंचा जहां का एरिया A2 है, ठीक है, और प्रेशर आपका P2 है और वेलोसिटी V2 से S2 डिस्प्लेसमेंट हमारे फ्लूइड ने किया। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था, कॉल को हट को छोड़िए। फिर मैं यही समझा रहा था कि कोई भी हमारा फ्लूइड पॉइंट X से यहाँ तक S1 डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, जिसका एरिया हमने A1 माना था, प्रेशर वहाँ का P1 था और वेलोसिटी हमने V1 रखी थी, ठीक है। तो वहाँ का जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होगा, यहाँ के पॉइंट जो S2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई वाला जो हमारा एरिया है, वाई वाले कॉर्नर पे जहाँ का एरिया A2 है और P2 प्रेशर है, V2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है।
तो उन दोनों का जो पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी है वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यानी यहाँ का भी, यानी P2 का यहाँ पे अगर लिखें तो P1, ठीक है, और इसके बाद ये प्रेशर एनर्जी लिख लो, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और काइनेटिक एनर्जी लिख लो, ठीक है, बराबर हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया किसके, P2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 के। अब ध्यान से समझिएगा इस बात का, जो ये P1 की वैल्यू है जरूरी नहीं ये P2 की वैल्यू है, लेकिन इन तीनों का सम अगर 30 आ रहा है, ठीक है, तो इन तीनों का भी सम आपका, ठीक है, इन तीनों का भी आपका सम क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। कहने का मतलब समझो, जो शुरुआती प्रेशर है हो सकता है कि वो प्रेशर बदल जाए, पोटेंशियल एनर्जी जो है शुरुआत में ज़्यादा है, हो सकता है कि वहाँ पर कम हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे कम है, आगे चल के ज़्यादा हो जाए। तो ये बात आपके बर्नौली चचा ने समझाया कि कोई भी पॉइंट से आप चेक करोगे, दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग दूसरे पॉइंट और इस पॉइंट पर बराबर होगा। आइए डेरिवेशन को हम समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, स्टेटमेंट हमारा कहता है कि कोई भी असंपीड्य द्रव, असंपीड्य का मतलब इनकम्प्रेसिबल, यानी उस हम फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं, यानी उसको हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, यानी कंप्रेस नहीं कर सकते। अश्यान द्रव का मतलब नॉन विस्कस, विस्कस विस्कोसिटी मैंने बताया था, गाढ़ापन बताया था, जो अभी समझाया था इसके पहले प्रॉपर्टीज में। तो फ्लूइड जो होगा वो हमारा नॉन विस्कस होगा, यानी अश्यान होगा। नॉन विस्कस का मतलब कि म्यू की वैल्यू 0 होगी, यानी उसके अंदर कोई भी विस्कोसिटी नहीं होगी, ठीक है। आगे हम एजम्पशन में दिखा रहे हैं उसको। एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखित प्रवाह में जा रहा है, यानी हमारा स्ट्रीम लाइन में जा रहा है, ठीक है, धारा रेखी प्रवाहित में हो रहा है। तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर प्रति इकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। कहने का मतलब अगर हमने इस पॉइंट पे चेक किया और इस पॉइंट पे चेक किया तो दोनों का जो प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पॉइंट के बराबर होगा। बस यही हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कुछ और हो सकती है, लेकिन यहाँ पे और हो सकती है, लेकिन तीनों का योग करेंगे तो इन दोनों के बराबर ही आएगा, ठीक है भाई। चलो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मेरे प्यारे साथियों जो बर्नौली प्रमेय है, ठीक है, अगर उसका डेरिवेशन आता है और जिस तरीके से मैंने नोट्स के अंदर लिखा है उस तरीके से आप सभी करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 99 के बैच को आप अफोर्ड कर लीजिए। फ्लो इन स्ट्रीम लाइन, ठीक है, फ्लो इन स्ट्रीम लाइन यानी धारा रेखी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। फ्लो कैसा प्रवाहित होगा, धारा रेखी प्रवाहित होगा, ठीक है। नॉन विस्कस यानी आप सभी को विस्कोसिटी का मतलब श्यानता से है, ठीक है। जो फ्लूइड है वो हमारा क्या रहेगा, श्यानता उसके अंदर नहीं रहेगी, अर्थात श्यानता 0 है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो इज स्टडी, यानी ये आपका समय के साथ फ्लो जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी स्टडी फ्लो है, ठीक है, स्थिर फ्लो है जिसे कहते हैं। फ्लूइड हम आइडियल रखेंगे और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, ऊपर के स्टेटमेंट के माध्यम से भी क्लियर हो गया। लेकिन अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर, ठीक है, अपनी सिद्ध के ऊपर आते हैं। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में लिया था x और y, ठीक है, कोई हमने ट्यूब लिया था, ठीक है, यहाँ का जो पोर्शन था इसको x ले लिया, ऊपर बार बार जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्लूइड फ्लो हुआ v1 वेलोसिटी से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा फ्लूइड का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा हो गया सपोज, ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट, s1 डिस्प्लेसमेंट हो गया। प्रेशर हमारा यहाँ पे P1 है, ठीक है, एरिया हमने A1 मान लिया, ठीक है, और एरिया हमने A1 मान लिया, ठीक है भाई। चलो, यहाँ पॉइंट पे पहुँचा y पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया यानी विस्थापन कवर किया पानी का, ठीक है, वो S2 कर लिया। प्रेशर हमारा P2 है, वेलोसिटी हमारा V2 रख लिया, ठीक है, वेलोसिटी हमने क्या रख लिया मेरे प्यारे साथियों, V2 रख लिया, और आप सभी का एरिया हमने A2 रख लिया। ये हमारा हो गया। और फ्लूइड क्या था, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी स्टेट और आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है भैया। चलो, एक्स सिरे पर जब दाब है, क्षेत्रफल है, वेग है, पृथ्वी तल से ऊंचाई, मैंने ऊंचाई को यहाँ पे, ठीक है, ऊंचाई को यहाँ पे h1 मान लो और यहाँ से इसकी h2 मान लो, ठीक है, इस वाली ट्यूब से, ठीक है भैया,
इस वाली ट्यूब से, ठीक है, H1 और H2 मान लो। तो इस प्रकार जो सब कुछ निकला, प्रेशर निकला कितना, प्रेशर कितना निकला P1, एरिया A1, यहाँ पे वेलोसिटी V1 और हाइट H1। इसी तरीके से आपका 2 सेक्शन पे P2, A2, V2 और H2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड के लिए हमने क्या किया, x सिरे पर प्रवाहित किया द्रव, तो उस पर हमने वर्क कैलकुलेट करना है, यानी कार्य। वर्क डन बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन हमारा कितना हुआ, S1, ठीक है। तो F इंटू एस, चलो यस यहाँ पे S ही रहने दो, ठीक है। तो F इंटू S1 करा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो F इंटू S1। अब F बराबर होता है P इंटू ए, यानी P बराबर F बाई ए होता है, तो F बराबर P इंटू ए हो जाएगा। तो P1 इंटू S1 हो जाएगा और A1 हो जाएगा। अब यही ट्विस्ट है, ठीक है, यही ट्विस्ट है। ये वाला तो बात समझ में आ रहा है ना, F बराबर होता है P इंटू ए, ठीक है। और यहाँ पे बल गुणे विस्थापन F इंटू एस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो F की जगह पे हम लिख दिया क्या, P1 इंटू S1, ठीक है। और सॉरी P1 इंटू A1 और इंटू में विस्थापन को हम लिख दिया S1, ठीक है। अब S1 और A1 यानी विस्थापन और एरिया मिलाकर बना देगा वॉल्यूम, जिसे हम कहेंगे V1। इसी क्रम में ये एरिया और S2 विस्थापन मिला के बना देगा V2। और यहाँ पे P बराबर F इंटू ए, यानी F बराबर हो गया P इंटू ए, ठीक है। और विस्थापन S, क्योंकि आपका वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S2 आ गया, फोर्स इंटू S2, फोर्स की जगह पे P2 इंटू A2 लिख दिया, A2 और S2 मिलकर बना गया V2, ठीक है। समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब जब हम नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे P1 V1 है और P2 V2, तो P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए कि जब यहाँ से चला और यहाँ से चला, सब कुछ आइडियल फ्लूइड है, सब कुछ आइडियल है यहाँ पे, तो हमारा वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, यानी V1 बराबर क्या रहेगा, V2, ठीक है। अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी अगर यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालोगे तो m अपान रो आएगा, ठीक है भाई। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपान, ठीक है, वॉल्यूम बराबर मास अपान डेंसिटी, यानी डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम, ठीक है भैया। तो इस तरीके से V1 बराबर V2 बराबर m अपान रो हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो तो हम इस V1 की जगह पे और इस V2 की जगह पे m अपान रो पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप ऐसे ही हटा दो, ठीक है, आपको कंफ्यूज करेगा ये पोर्शन, ठीक है। चलो तो P1 इंटू V1 की जगह पे m अपान रो माइनस P2 इंटू m अपान रो हो जाएगा। अगर जब P1 माइनस P2 कॉमन ले लोगे तो m अपान रो मिल जाएगा आपको। तो ये क्या निकल के आया, वर्क डन, ठीक है। क्या निकल के आया, वर्क डन, ठीक है भैया। एक हमारा पोर्शन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बुरा लग रहा था, हमने इसे मिटा दिया और इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स सिरे पर प्रवेश तथा वाई सिरे पर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से हमने ये एक्स सिरा माना था, ये वाई सिरा माना था। एक्स सिरे पे हमने प्रवेश किया और वाई सिरे से निकला, ठीक है। एक्स सिरे से प्रवेश किया, वाई सिरे से निकला, तो उस पर गतिज ऊर्जा, ठीक है। देखो मास दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर वॉल्यूम आपने देखा है, लेकिन दोनों का जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई थी, V1 और V2। तो एक्स सिरे पे हाफ mv1 स्क्वायर होगा और एक y2 सिरे पे हाफ mv2 स्क्वायर होगा। अब जब इसका क्या निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। अब V2 माइनस V1 हो गया। अब ये क्यों हो गया भैया, अब ये क्यों हो गया, देखो समझो मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे ट्विस्ट है। स्टार्टिंग में जो गतिज ऊर्जा थी वो कम थी, V1 क्या था, कम था, लेकिन जैसे ही आपका आगे बढ़ा V2 क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए V2 माइनस V1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों को हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और m को कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम x और y सिरे पे क्या देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, यानी हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। x सिरे पर है mgh1 और y सिरे पर है mgh2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है
MgH, ठीक है। X सिरे पे H1 हो गया, Y सिरे पे हो गया MgH2, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो X सिरे पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके कम है। स्टार्टिंग में आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी X सिरे पे ज़्यादा है, सॉरी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, ठीक है, कम था। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी X सिरे पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए MgH1 माइनस H2 हुआ, ठीक है। नहीं तो H2 माइनस H1 होता, लेकिन यहाँ पे H1 ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए अब H1 को हाइट के फॉर्म में आप सभी ले लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब आप सभी को कुछ नहीं करना है, ऊर्जा में वृद्धि निकालना है, यानी गतिज ऊर्जा को बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर रखना है। तो अब यहां से ट्विस्ट समझ में आना चाहिए, हाफ mb2 स्क्वायर माइनस b1 mgH1 माइनस H2 कर दिया, ठीक है। अब यहां पे समझ, जो ऊर्जा में वृद्धि है वो नेटवर्क के बराबर होती है, ठीक है। ऊर्जा में वृद्धि बराबर नेटवर्क के बराबर होती है, ठीक है, यानी जो वर्क डन निकला है आपका नेटवर्क डन उसके बराबर है। तो नेटवर्क डन हमने निकाला था P1 माइनस P2 m/ρ, ऊपर हमने निकाला था हाफ mb2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर माइनस mgH1 माइनस H2, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ से अगर आप सभी इस वाले m को और इस वाले m को कॉमन ले लोगे तो ये m बचेगा और इधर वाला m, दोनों m कट जाएगा। P1 माइनस P2 बचेगा, हाफ V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर mgH1 माइनस H2 होगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको गुणा भाग कर लेना है, हाफ यहाँ पे V2 स्क्वायर हाफ V1 स्क्वायर कर लेना है, mgH1 कर लेना है माइनस mgH2 कर लेना है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप सभी जब इसमें रो से डिवाइड करोगे, ठीक है, सॉरी इसमें अगर रो से गुणा करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी रो हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका, ठीक है, रो हो जाएगा, लेकिन ये वाला रो कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऊपर आ गया रो V2 स्क्वायर माइनस रो V स्क्वायर, और यहाँ पे m तो ये कट चुका था आपका, रो GH1 रो GH2 हो गया, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ोगे तो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH, इधर P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। इसी क्रम में हो गया P प्लस हाफ V स्क्वायर हाफ रो B स्क्वायर प्लस रो GH बराबर कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनल प्रूफ हुआ, ठीक है। मुझे आशा है कि ये मैं पूरी तरीके से आपको समझाने में समर्थ रहा और आपका एक बेहतर प्रूफ बनेगा, लेकिन इसको अगर आप नोट करोगे तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ऑरिफिस प्लेट, ठीक है। इसे हम ऑरिफिस मीटर या ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। अब होता क्या है और किस लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है भैया। अब कोई भी हमारा पाइप है, इसके अंदर क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। इसके अंदर हमारा कोई फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो किस डिस्चार्ज के साथ ये फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है, इसी का मेजरमेंट करने के लिए हमारा ये ऑरिफिस प्लेट यूज होता है। इस पाइप के अंदर ऑरिफिस प्लेट जो लगेगा वो फ्लेंज की सहायता से लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा मेरे प्यारे साथियों, फ्लेंज की सहायता से। ये आपका कुछ इस तरीके का फ्लेंज है, ये यहाँ पर आपका ऑरिफिस मीटर ऐसे लग जाएगा। ऑरिफिस मीटर है क्या, ऑरिफिस का मतलब होता है छेद। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, छेद, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको एक छेद देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं ऑरिफिस, ठीक है। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाए उसे हम कहते हैं ऑरिफिस, ठीक है भैया। तो इसी तरीके से हम ऑरिफिस को लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा बना देता हूँ और आप इसे इसी तरीके से फ्लेंज की सहायता से, ठीक है भैया, फ्लेंज की सहायता से आपने इसको फिट कर दिया। कहाँ पे फिट कर दिया, जो भी हमारा पाइप था जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा था। अब इस वाले ऑरिफिस का जो डाया रख रहे हैं उसका हम रख रहे हैं डाया D2, और इस पूरी पाइप का जो डाया रख रहे हैं वो D1, ठीक है, जैसा कि आपके डायग्राम में शो हो रहा है। अब यहाँ पे दाबमापी लगा करके मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे आप मरकरी भर देंगे, ठीक है। ये एक अलग केस है, ठीक है। फिलहाल हमारा जो डिस्चार्ज मेजरमेंट है ये ऊपर की तरफ से हमको देखना है सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ये फ्लूइड फ्लो हुआ, ठीक है, ऐसे अपना सीधा बह रहा था ये,
अब अचानक से ये पूरा एरिया क्लोज हो गया और यहाँ पे इसको जगह मिला, ठीक है, जो D2 डायमीटर है। तो यहाँ पे जैसे जगह मिला तो बहुत तेजी से गया, और फिर जब ये निकला तो आपने कभी नहर वगैरह का पानी वगैरह देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम एरिया होगा कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, मिनिमम एरिया जो होगा यहाँ पर होगा। इस मिनिमम एरिया को जैसे निकलेगा पानी तुरंत मिनिमम एरिया नहीं होगा, थोड़ी दूर जा करके मिनिमम एरिया होता है, ये हमारा कहलाता है वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। फिर से आपका पानी अपने फ्लो में आएगा और धीरे 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 वो समतल की तरफ चला जाएगा, ठीक है भैया। अब ये जो फ्लेंज लगा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड से बात करें तो पाइप की जो डायामीटर है वो D1 यूज किया गया है, और इधर राइट साइड से बात करें तो D/2, यानी पाइप के डायामीटर का ये D1 भाग है, जहाँ पे यहाँ पे पाइप से दाबमापी मैनोमीटर लगाई गई है, और मैनोमीटर का दूसरा जो सिरा है वो D/2 एरिया पे लगाया गया है, ठीक है। ये आपका ऑरिफिस प्लेट का डायग्राम था और इसके अंदर का मैकेनिज्म था। अब आते हैं हम वर्किंग के ऊपर, ठीक है। आइए, एक पतली प्लेट में तेज किनार वाली छेद को ऑरिफिस कहते हैं। कोई पतली प्लेट थी, ठीक है, उसके अंदर जो आपका एक तेज शार्प छेद जो बना था जहाँ से पानी गुजर रहा था, उसे हम कहते हैं आपका ऑरिफिस। इस प्रकार एक छेद वाली प्लेट जो है वो ऑरिफिस प्लेट कहलाती है, और इसके मेजरमेंट, यानी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ऑरिफिस मीटर उसे हम कहते हैं। किस किस लिए यूज होता है भाई? डिस्चार्ज की मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यूज कहाँ पर होता है ये? जहाँ पे जगह की कमी हो, ठीक है, जहाँ पे जगह की कमी हो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑरिफिस मीटर, और ये आपके वेंचुरी मीटर से क्या होता है? सस्ता होता है, ठीक है। ये 3 की पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। D1 जो हमने रखा है वो पाइप का डाया है, D2 जो है वो ऑरिफिस का डाया है। जो D2 रखते हैं वो D1/2 रखते हैं, लगभग 0.8 से 0.4 से 0.8 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। वर्किंग समझ लेते हैं। ऑरिफिस प्लेट को फ्लेंजों की सहायता से पाइप में लगाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फ्लेंज की सहायता से यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। और आपका फिर पाइप में से दाबमापी को प्लेट के दोनों ओर संबंधित कर देते हैं, ठीक है। फिर पाइप में से दाबमापी को हम क्या करते हैं? संबंधित कर देते हैं, और आप फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपका वेंचुरी मीटर वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, जो A2 है आप सभी का, ठीक है। ये आपका वीना ऑफ कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, बस यही याद रखना है, ठीक है, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। और फॉर्मूला आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि Q आपको डिस्चार्ज है, ठीक है, C जो है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, A2 आप वीना ऑफ कॉन्ट्रैक्टा है, D2 D1 आप सभी को पता है, GH पता है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लिख देना है, और उसके साथ में, ठीक है, आपको पूरा डेटा जैसे जैसे Q क्या है, C क्या है, A2 क्या है, इतना लिख दोगे आप, डेफिनेटली कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए अनदर हम बर्नौली के एप्लीकेशन, यानी बर्नौली के जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारा वेंचुरी मीटर आता है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। जो बर्नौली का एप्लीकेशन है वो किसके लिए वैलिड है? फ्लो रेट मापने के लिए, ठीक है, मास फ्लो रेट को मापने के लिए। फिलहाल हम वेंचुरी मीटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपने वेंचुरी मीटर को नहीं पढ़ा है तो समझ लो दिक्कत है, तो वेंचुरी मीटर को समझ लीजिए। वेंचुरी मीटर की सहायता से किसी पाइप में बह रहे द्रव का हम डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर इस पाइप के अंदर कोई भी फ्लूइड बह रहा है तो उसका हम डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हम इस वेंचुरी मीटर अरेंजमेंट को यूज करते हैं। ये इस वाले अरेंजमेंट को उठाते हैं, कोई भी पाइप है उसके अंदर आपको फिट कर देते हैं, और फिर उस पाइप में बह रहे जो भी द्रव है उसका हम क्या कर लेते हैं? डिस्चार्ज का मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड पाइपों में डिस्चार्ज मापा जा सकता है। अब चाहे पाइप चाहे हॉरिजॉन्टल रखी हो, चाहे आपकी पाइप वर्टिकल रखी हो, चाहे आपकी पाइप इंक्लाइंड वर्टिकल, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में रखी हो, आप वेंचुरी मीटर से माप सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य रूप से यूज कहाँ पर होता है? मेन लाइन पाइपों में, मतलब
जो आपकी बड़ी बड़ी सप्लाई करती हैं पाइपलाइन, उसमें यूज किया जाता है, जो कि शहरों में पानी भेजने के लिए काम आता है। ठीक है भैया, अब आइए हम इसके डायग्राम को समझते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंचुरीमीटर का डायग्राम तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप, दूसरा होता है थ्रोट, तीसरा होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कन्वर्जेंट का मतलब है अभिसारी। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आकर के ये आपका कम होता जाता है एरिया। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपका एरिया कम होता है, इसे हम कन्वर्जेंट के रूप में कह रहे हैं। यहाँ पर आपका एरिया छोटे से बड़े की तरफ जाता है, इसे हम अभिसारी कहते हैं, अपसारी कहते हैं। डाइवर्ज हो रहा है, यानी यहाँ पे जाके खुल रहा है और यहाँ पे जाकर के आपका बंद हो रहा है, तो ये हमारा कन्वर्ज हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, बीच वाला पोर्शन जो होता है उसे हम कहते हैं थ्रॉट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं थ्रॉट, जिसे हम कहते हैं गला या कंठ। ठीक है, अब इस पूरे मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से हम समझेंगे। ये आपकी मेन पाइप है। ठीक है, अगर हम मेन पाइप के डायमीटर को डिनोट किए हैं डी से, ठीक है भाई, थ्रोट में जो डायमीटर यूज होगा वो d/3 होगा, इस बात का ध्यान रखें। थ्रोट में जो डायमीटर होगा वो 3/t होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 पाइजोमीटर ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, पहला हमारा सेक्शन 1 रहेगा, ठीक है, एक सेक्शन 2 रहेगा। ठीक है, सेक्शन 1 पर हम v1 वेलोसिटी से फ्लूइड को फ्लो कराया, तो यहाँ पे आपका पाइजोमीटर ट्यूब लगा होता है। ठीक है, पाइजोमीटर ट्यूब का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी पाइप है, ठीक है, कोई भी ये पाइप है, उसमें यहाँ पे कोई ट्यूब लगा दिए, तो जितना आपका यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ जाता है केशिकात्व के कारण, किसके कारण? केशिकात्व गुण के कारण जो पानी चढ़ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो जो मान लो इतनी हाइट तक चढ़ गया, तो इसी हाइट के बेसिस पे हम क्या निकाल लेते हैं? प्रेशर। क्या निकाल लेते हैं? प्रेशर। ठीक, तो चलिए, फ्लूइड को हमने v1 वेलोसिटी से सेक्शन ए पर क्रॉस कराया। अगर मैं बात करूं, ये जो कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप है, ठीक है, इसकी जो लेंथ रहती है वो लगभग 2.5 गुना रहती है, किसके? मेन पाइप के। ठीक है भैया, लगभग 2.5 गुना रखते हैं मेन पाइप की। फ्लूइड हमारा फ्लो किया, ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लूइड कहाँ पहुंच गया? थ्रॉट में। थ्रॉट में पहुंचने के बाद ऑब्वियस सी बात है, एरिया चेंज हुआ है, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। सेक्शन हमारा कौन सा है? यहाँ पे 2 सेक्शन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने पाइजोमीटर ट्यूब लगा के रखा है। पानी यहाँ पे जितना चढ़ेगा, ठीक है, वही आप सभी का प्रेशर मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P1/ρg के रूप में रखे हैं, यहाँ पे P2/ρg के रूप में रखे हैं। अब ये चीज आपको कैसे समझ में आएगा? इस चीज को समझने के लिए आप सभी को प्रेशर हेड वाला जो क्या नाम है चैप्टर है, अभी सेकंड चैप्टर में हो सकता है मेरे में पाइजोमीटर ट्यूब वगैरह है, उसको आपको पढ़ लेना होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो प्रेशर का मेजरमेंट है वो ρgh के फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाइट ले रहे हैं, वो हाइट की वैल्यू हो गई P/ρg। ठीक है, तो P1 के लिए क्या रखा हमने? ठीक है, मान लो इसके लिए पहले पॉइंट के लिए P1 रख लिया प्रेशर, तो P1/ρg हो गया। यहाँ के लिए P2/ρg हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रख लिया। तो इन दोनों की, अगर यहाँ पर इतना पानी चढ़ा था, यहाँ पर इतना पानी चढ़ा था, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो H, कैपिटल H के रूप में हमने नोट कर लिया है। V2 पे पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पे d/3 हमने रखा है डायामीटर। किसका रखा है? आपके पाइप का। तो कहाँ पर मैं पढ़ा रहा था मुझे ये पता नहीं, बट यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जो आपका थ्रॉट है, यहाँ पे भी पाइजोमीटर ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पे P2/ρg है। ठीक है, प्रेशर हेड। और अगर आपका डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप देखोगे तो 7.5d इसकी डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, और ये मेन पाइप है। तो चलिए फटाफट से हम डेरिवेशन को कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। आपका बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, P1/ρg प्लस V1² और प्लस Z1। ठीक है, ये आपका बर्नौली इक्वेशन है, और इधर आप सभी का P2² प्लस V2²/2g। ठीक है, ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है भाई, चलो तो हम P1/ρg यहाँ पे लिख लेंगे और P2 को इधर ले आएंगे। ठीक है, P1/ρg और ये P2 है। ठीक है,
अपान रो जी हो जाएगा, इधर B2 स्क्वायर 2G माइनस B1 स्क्वायर अपान 2G हो जाएगा। अब Z1 बराबर Z2 होता है, ठीक है, तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये कट जाएगा, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपान रो जी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कैपिटल H। देखो आप सभी यहाँ पे P1 अपान रो जी अब माइनस P2 अपान रो जी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो HI है, ठीक है। यहाँ पे भी पाइजोमीटर ट्यूब लगा है, यहाँ पे भी पाइजोमीटर ट्यूब लगा है, ठीक है। तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी H, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी। उसके बाद V2 स्क्वायर अपान 2G माइनस V1 स्क्वायर अपान 2G हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। Q बराबर होता है A1 B1 बराबर A2 B2, ठीक है। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई A1 हो जाएगा, और B2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई A2 हो जाएगा, ठीक है, Q बाई A2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस काम आपका बन गया। V2 और B1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, B2 Q आपका H की वैल्यू हो गया B2 स्क्वायर अपान 2G माइनस B1 स्क्वायर अपान 2G। अब V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप जाएगा आपका क्या आ जाएगा Q1। अब ये 2G जो है वो कॉमन ले लेंगे और इधर भेज देंगे, 2GH भेज देंगे, तो V2 स्क्वायर यानी Q स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब यहाँ से निकाल लेंगे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे Q कॉमन ले लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा, और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर हो जाएगा अपान में, ठीक है। यहाँ पे ये 2GH है, और फिर आपका जो Q1 स्क्वायर है, ठीक है, जब Q1 स्क्वायर की वैल्यू में Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 और अंडर रूट में A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और अंडर रूट में ये आपका 2GH आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा। किस चीज़ का फॉर्मूला निकल के आएगा, डिस्चार्ज का, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो रहा होगा आपको समझने में दिक्कत, बट मुझे आशा है कि आपको बहुत ईजिली कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे एज इट इज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप चाहे 2G इधर मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे इधर H मल्टीप्लाई कर लो, तो ठीक है, वो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है भैया। रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहता है कि जो हमारा पाइप है उसके अंदर हमारा जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हमारा फ्लो लेमिनार है, ठीक है, कि टर्बुलेंट है, कि ट्रांजिशन फ्लो है, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। इसी को जांचने के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर यूज होता है, इसे हम कहते हैं रो VD अपान। तो चलिए हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला कहता है VD अपान V, न्यू होता है, इसे न्यू कहते हैं, ठीक है। तो V जो है आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों, वेलोसिटी से जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, ये आपका डायामीटर है किसका, पाइप का, ठीक है, यानी व्यास है, और ये जो आपका न्यू है, ठीक है, ये है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लिख देता हूँ यहाँ पे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। चलो इधर रो VD आप सब समझ ही रहे हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि बंद पाइप या नली से बहते तरल का प्रवाह पाइप के व्यास D, प्रवाहित तरल के घनत्व रो, वेग V तथा उसकी सान्द्रता म्यू पर निर्भर करता है, ठीक है। अब अगर आप सभी का, ठीक है, जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर 2000 से कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 2000 से कम है तो आपका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा लेमिनार, ठीक है। अगर 2000 से 4000 के बीच में रहता है तो वो ट्रांजिशन फ्लो होता है, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो है यानी अनिश्चित फ्लो है, ठीक है। चलो 2000 से 4000 के बीच में, ठीक है, 2000 से
4000 के बीच में अगर है तो वो आपका उस प्रकार का जो वेग होता है, ठीक है, वो आपका होता है ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। और 4000 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, 4000 से अगर ज़्यादा है तो होता है टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है। और अगर ये 2000 पे वेग की बात करें तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल। अगर 2000 जो हमारा है रेनॉल्ड्स नंबर, उस पर अगर वेग की बात करें तो उसे हम कहते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर 4000 पे वेलोसिटी की बात करें तो अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसे लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है भैया। चलो, हमारा अगला टॉपिक है पिटॉट ट्यूब, ठीक है। पिटॉट ट्यूब का क्या है? पिटॉट ट्यूब एक ऐसी प्रकार की उपकरण है जो किसी भी पॉइंट पे हमको क्या ज्ञात करने को क्या देता है, ठीक है, लिक्विड फ्लो, ठीक है, की गति मापने के काम में आता है, ठीक है। तो जो हमारा पिटॉट ट्यूब है वो क्या होता है कि दो तरीके से, दोनों तरफ से खुला रहता है, इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। और जो ये मुड़ा हुआ है, ये कितने डिग्री पे मुड़ा हुआ है मेरे प्यारे साथियों? ये मुड़ा हुआ है आपका 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है। यहाँ पे फ्लूइड ऐसे ही फ्लो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पिटॉट ट्यूब की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, ठीक है, पॉइंट 1 पे देख सकते हैं और पॉइंट 2 पे इंटर किया। और ये जो पिटॉट ट्यूब है 90 डिग्री मुड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर फ्लूइड आएगा, ठीक है, अब ये गतिज ऊर्जा के अंदर है, ठीक है, ये गतिज यानी गति कर रही है, ठीक है, जो इसकी एनर्जी है गतिज है। और जैसे यहाँ पे टकराएगा उसके बाद इसकी सारी ऊर्जा किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा के अंदर ये बदल जाएगी। अब ये जितना ऊपर चढ़ेगी उसी प्रेशर हेड को हम मापेंगे और उसी के बेसिस पे हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। लिक्विड फ्लो की गति को मापने के लिए पिटॉट ट्यूब को पानी में रख के इस प्रकार रखते हैं कि नली की, जैसे ये आपका ट्यूब पानी बह रहा है तो इसी के अंदर ऐसे लगा दिया, ठीक है भैया, समझ में आया? तो द्रव प्रवाह के दिशा के विपरीत और प्रवाह के समांतर, द्रव प्रवाह के दिशा के विपरीत और प्रवाह के समांतर, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। दोनों सिरों पर खुली रहती है जिससे छोटी भुजा से द्रव के ऊपर की ओर नली द्रव तक चढ़ता है, ठीक है। इसमें नली में द्रव आपका चढ़े। तो हम क्या बता रहे थे आप सभी को कि जब आप सभी का इसमें जब फ्लो हुआ तो यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा में थी और जैसे यहाँ पे टकराया 90 डिग्री था, आपकी ये सारी चीज़ें किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। और जो नली में द्रव, नली के स्वतंत्र द्रव तल से ऊपर चढ़ता है, मतलब जैसे ही यहाँ पे गतिज से स्थितिज में बदली तो जितना हो सकता था ये इसमें ऊपर की तरफ चढ़ी। और जब ऊपर की तरफ चढ़ी तो इसी को तो हम मेजर कर लेंगे और इसी से हम अपना काम चला लेंगे। आओ कैसे काम चलाएंगे हम आप सभी को समझाते हैं। v क्या है मेरे प्यारे साथियों? जो हमारा फ्लूइड है उसकी गति है, ठीक है। अब h क्या है? स्वतंत्र तल से गहराई, यानी जहाँ तक आप सभी का ये जो ये वाला तल है, ठीक है, ये आपका h है, कैपिटल H है, ठीक है। स्वतंत्र तल का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे आपका ये पानी बह रहा है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया है? अपना पिटॉट ट्यूब। तो यहाँ पर भी पानी है तो इस वाली डिस्टेंस को हम कह रहे हैं कैपिटल H। लेकिन जब आपका पानी ऊपर चढ़ गया, इस आपके पानी के पाइप के लेवल से ज़्यादा चढ़ गया, स्वतंत्र तल से जो ऊंचाई है उसे हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पॉइंट 1 पर टोटल हेड निकालेंगे और पॉइंट 2 पर टोटल हेड निकालेंगे, दोनों को कर देंगे बराबर और आपका निकल के आएगा आंसर। आओ देखते हैं पॉइंट 1 कहाँ? आपका पॉइंट 1 है, यहाँ पे आप सभी टोटल हेड निकालो तो ये हो जाएगा h प्लस v²/2g। और पॉइंट 2 पे निकलेगा तो पॉइंट 2 पे h और प्लस में h निकलेगा, ठीक है। बस अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे और यहाँ पर आपका v²/2gh आ जाएगा और v बराबर e√2gh हो जाएगा। तो यहाँ पे जो c यूज किया जा रहा है ये आपका कोफिशिएंट गुणांक के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये फाइनली आप सभी का कौन सा ट्यूब हो गया? आपका पिटॉट ट्यूब हो गया। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ठीक है, सातत्य समीकरण का। कंटिन्यूटी इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। उस एग्जाम्पल को अगर आप सभी समझेंगे तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जैसे आपने मोटर चालू किया और आपका पानी बहना शुरू हो जाता है,
लेकिन जब आपको गाड़ी धुलना होता है तो क्या करते हैं कि आप पाइप का जो आगे का हिस्सा है, ठीक है, ये हमारी पाइप है, इसके आगे के हिस्से को अपने अंगूठे से आप दबा देते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने मोटर को चालू किया, आपका पानी नॉर्मल फ्लो में बह रहा है, लेकिन जब आप गाड़ी धुलने जा रहे हो तो आप उसे अंगूठे से दबा देते हो। जैसे ही अंगूठे से आप दबाते हो तो क्या होता है कि पानी की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि मतलब एकदम से जा करके टकरा रहा है पानी, आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से धुल जाती है। तो कहने का क्या मतलब है उसका कि इसका कहने का ये मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप एरिया को कम करोगे, ठीक है, जैसे a इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, a इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये है आपका वेग और ये है एरिया। अगर एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा मैकेनिज्म में क्या कहता है, अगर एरिया को कम किया आपने तो वेलोसिटी बढ़ गई। पहले नॉर्मल एरिया पे बह रहा था तो वेलोसिटी आपकी नॉर्मली थी, लेकिन जैसे ही आपने एरिया को कम किया तो वेलोसिटी अपना इंक्रीज हो गई और आपकी गाड़ी धुल गई। तो यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है और यही आपका बेसिक एग्जाम्पल था। खैर, हम बात करते हैं आप सभी के कंटिन्यूटी इक्वेशन के स्टेटमेंट के ऊपर। कोई असमान परिच्छेद, परिच्छेद का मतलब क्या हो गया, असमान का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोई पाइप है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो एरिया है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है और यहाँ पे एरिया A3, यानी जो भी क्रॉस सेक्शन है वो हर जगह पे अलग है। फ्रिक्शन नहीं है, यानी घर्षण रहित नली है। और आपका जैसा कि मैंने बर्नौली इक्वेशन में बताया था, असंपीड्य और आसान्य, यानी कंप्रेसिबल फ्लो, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते उसको, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। और नॉन विस्कस है, यानी इसमें विस्कोसिटी नहीं है, म्यू की बराबर 0 है। धारा क्या है, रेखी है, यानी स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, यानी सेम बर्नौली का इक्वेशन का जो भी सारा एजम्पशन है वही है। तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, सपोज ये कोई पॉइंट मान लो, ये कोई पॉइंट मान लो, ये कोई पॉइंट मान लो, ठीक है। तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर परिच्छेद क्षेत्रफल यानी A एवं द्रव प्रवाह के वेग यानी V का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी A इंटू वी बराबर क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। यही आपका क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर इसको हमको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, आइए। ये हमारी क्या है मेरे प्यारे साथियों, पाइप है, लेकिन पाइप कैसी है, सबका अलग अलग डायामीटर है, यानी हर जगह का एरिया अलग है, यानी आप सभी का असमान परिच्छेद की क्रॉस सेक्शन की पाइप है। A1 एरिया के ऊपर यहाँ पे V1 वेलोसिटी है, यहाँ पे V2 वेलोसिटी है और यहाँ पे V3 वेलोसिटी है, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए हम अपना जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माना कि कोई असंपीड्य और अस्यांद्रव, यानी हमारा जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल नहीं है, यानी इनकम्प्रेसिबल है, और वो नॉन विस्कस है। हमारा असमान परिच्छेद का जो घर्षण रहित नली है उसमें धारा रेखी तरीके से क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी हमारा फ्लूइड क्या हुआ, इस असमान नली में क्या हुआ, प्रवाहित हुआ धारा रेखी, ठीक है। और फ्लूइड हमारा आस्यान है, यानी नॉन विस्कस है, यानी नॉन विस्कस का मतलब क्या हो गया कि आपकी म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और असंपीड्य है। अब ये एक सेक्शन x मान लिया हमने, ठीक है, और ये सेक्शन हमने y मान लिया, ठीक है। तो x सिरे पर जब हमने देखा तो जो एरिया था हमारा A1 था, ठीक है, और प्रवाह जो था, और इसी तरीके से y सिरे पे जो एरिया था वो हमारा A2 था, ठीक है, या इस y को यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या हो गया, A2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मान सकते हो, z पे A3 था, ठीक है। ये तो प्रूफ करने की बात है, ठीक है भैया। इसी तरीके से हमारा जो वेलोसिटी इधर है, इधर V1 है और इधर इस पॉइंट पे क्या है, V2 है, ठीक है। अब घनत्व तो दोनों का, पानी का घनत्व है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो रो ही होगा, ठीक है भैया। अब आइए 1 सेकंड के लिए हम देखते हैं। तो x पर प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय करता है, ठीक है, और x सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन बराबर A1 इंटू V1। तो जो यहाँ पे आपको V1 दूरी तय करने का मतलब समझ में आ रहा है, ये V1 वेलोसिटी से तय हो रहा है, ठीक है। V1 वेलोसिटी से दूरी को तय करता है, ठीक है। अब द्रव का जो आयतन है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, वो A1 इंटू V1 दिखा रहा है, लेकिन आपका जो आयतन है वॉल्यूम अपान टाइम, ठीक है, वो होता है A इंटू वी, ठीक है। वॉल्यूम अपान टाइम बराबर होता है A इंटू वी, लेकिन हमने
जो टाइम लिया है वो 1 सेकेंड ले लिया है, इसीलिए यहाँ पे अगर 1 लिख दोगे तो a1 इंटू v1 आता है। इसी तरीके से आप पॉइंट 2 के ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट 2 के लिए आप लोगे तो a2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मास को निकालेंगे, ठीक है। मास पॉइंट ए पे निकालेंगे, इसे हम m1 से डिनोट कर रहे हैं, और मास पॉइंट 2 पे निकालेंगे तो m2 पे डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी को वॉल्यूम यहाँ पे मिल चुका है, a1 इंटू v1 है, और आप सभी को मास बराबर क्या होता है, मास बराबर रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो v निकालना होगा तो क्या होगा, m इंटू रो हो जाएगा, तो रो और m इंटू रो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे v नहीं निकालना है, यहाँ पे m निकालना है, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा रो इंटू वी, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी रो इंटू वॉल्यूम है a1 इंटू वी1, ठीक है। ये आपका निकल गया m1। इसी तरीके से m2 के लिए निकालोगे तो a2 इंटू वी2 इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे द्रव की अविनाशता के नियम के अकॉर्डिंग m1 बराबर m2, ठीक है। जब हम दोनों को बराबर रखेंगे तो रो से रो कट जाएगा, a1 v1 बराबर a2 v2 हो जाएगा। इसे a3 और b3 भी लिख सकते हो, बराबर a इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट। जो ट्विस्ट आता है यहीं पे आता है, क्या, वॉल्यूम अपान टाइम, द्रव का आयतन अपान में जो टाइम है वो आपका 1 सेकेंड लिया गया है, इसे हम लिखते हैं AV, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। बस यही आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब हम चलिए अनदर टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। हमारे सिलेबस में पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन, ये 3 चीज़ें गिवन है। हो सकता है कि आप सभी को इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आ जाए तो आप सभी को 2-4 नंबर मिल जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी बना रखा है, तो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है। तो बहुत छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं और बहुत आसान है इनको समझना। आइए हम पाथ लाइन को समझते हैं। पाथ लाइन जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा विथ एग्जाम्पल। किसी फ्लूइड पार्टिकल द्वारा समय के साथ प्रवाह में तय की गई वास्तविक पथ को पाथ लाइन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई, आपने घरों में या गाँव में सिंचाई किया होगा, ठीक है। तो आपका ये रहता है जहाँ पे पानी गुजर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ ट्यूबवेल से चला दिया, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बूंद डाल दो किसी कलर का, ठीक है, रंग का। तो उसके बाद जब उसकी आप ट्रेजेक्ट्री देखोगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 चलेगा, ठीक है। तो जो ये ट्रेजेक्ट्री है, जो ये पाथ लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो ये लाइन जो फॉलो कर रहा है, जो ये पाथ को फॉलो कर रहा है, जो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, फ्लूइड का पार्टिकल फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने फ्लूइड का एक बूंदी डाला है, उस लाइन को हम कहते हैं पाथ लाइन। कहने का मतलब यह है कि किसी फ्लूइड पार्टिकल द्वारा समय के साथ ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तय की गई एक वास्तविक पथ को हम पाथ लाइन कहते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया भी है, यदि हम पानी की धारा में एक बिंदु पर रंग की बूंद डालें और उसकी चाल ट्रेजेक्ट्री को समय के साथ देखते हैं तो वह पाथ लाइन कहलाती है, ठीक है। किसी समय यहाँ पर थी, किसी समय यहाँ पे, फिर यहाँ पे गड्ढा हो गया तो नीचे आ गई, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा पाथ लाइन, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रीम लाइन, ठीक है भैया। बहुत जल्दी जल्दी में कवर कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। स्ट्रीम लाइन क्या है, आइए, ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे हमारा फ्लूइड क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। जैसा कि पता है कि एक पाथ को फॉलो करते हुए फ्लूइड बहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्यूब, ठीक है, स्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, ठीक है। खैर छोड़ो, वो मेरे को नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो जो हमारा फ्लूइड जो बह रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी, ठीक है। एक कुछ भी खींच दिया आपने, ये काल्पनिक रेखा, ठीक है। तो जो आपका ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट मिलेगा, ठीक है, स्पर्श रेखा मिलेगी, उस बिंदु पर जो होगा वो क्या मिल जाएगा हमको, वेलोसिटी प्राप्त होगी। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हमने क्या ले लिया मेरे प्यारे साथियों, टेंजेंट ले लिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। इस पर स्पर्श रेखा खींच दिया, तो इसी स्पर्श रेखा के जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो हमें क्या बताएगी, वो हमें वेलोसिटी बताएगी और उसका डायरेक्शन बताएगी। ये हमारा स्ट्रीम लाइन है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन को। किसी द्रव प्रवाह में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, ये आपकी काल्पनिक रेखा, ठीक है, जिसके टेंजेंट पर किसी भी बिंदु पर, ठीक है,
जिसके टेंजेंट के किसी भी पॉइंट पर जो पार्टिकल का वेग दिशा है, ठीक है, जो पार्टिकल की वेग है किसी भी बिंदु पर, वहां पर आपका वेग मिलेगा और दिशा भी मिलेगी, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो कहलाती है, ठीक है। यह द्रव प्रवाह की दिशा को बताती है। मतलब मैंने बताया कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी भी मिलेगी और यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। तो ये आपका हो गया स्ट्रीम लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीक लाइन क्या है? स्ट्रीक लाइन एक चींटी होती है ना, आगे वो चल रही होती है तो उसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हो, ध्यान से समझो। लेकिन हमको ऑब्जर्वेशन क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन एक किसी फिक्स्ड पॉइंट पे करना होता है बस। मतलब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई रंग का बूंद बूंद का मतलब रंग का बूंद डाल दिए, वो अपना आगे इधर उधर बह रहा है, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन एक पॉइंट पे हमने देखा वहां पर किस तरीके से निकल रहा है, वहां पर अगर मान लो इस तरीके से जा रहा है तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या है? स्ट्रिक लाइन। कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमने फ्लूइड पार्टिकल को एक साथ जोड़ा, लेकिन जब एक फिक्स्ड पॉइंट पर चेक किया तो वहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, एक पथ को फॉलो कर रहे हैं, वो पथ हमारा हो गया स्ट्रिक लाइन, ठीक है। यदि हम पाइप में पानी बहते समय किसी जगह पर लगातार रंग डालें और बाहर से निकलने वाली धारा देखें, पानी तो रंग तो हमने यहाँ पे डाला था, लेकिन जब हमारा ये पाइप से पानी निकला तब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके पहले नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये हमारा हो गया आपका क्या हो गया? स्ट्रीक लाइन, ठीक है। अब हम आते हैं लॉसेज के ऊपर, ठीक है। कोई भी पाइप में अगर पानी बह रहा है तो उसमें लॉसेज होती हैं, ठीक है। तो किस तरीके की लॉसेज हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा जो बड़ी लॉस होती है उसे हम फ्रिक्शन लॉस कहते हैं, ठीक है। इसे हम फ्रिक्शन लॉस को हम मेजर लॉस कहते हैं, ठीक है, मेजर लॉस। तो इसके क्रम में आपका चेजी का फॉर्मूला है, आप इसे याद करके रखिए। HF बराबर 4FLV² / 2GD, बस यही आपको याद रखना है और आपके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगला हमारा जो है वो है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को भी आपको याद रखना है, HF/L, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को I से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और आपका फॉर्मूला होता है HF/L, ठीक है। चलो, और इसके बाद अब हम बात करते हैं मेजर, माइनर एंड हाइड्रोलिक क्लासेस। देखो हमारे यहाँ सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक मेजर लॉस और एक माइनर लॉस, ठीक है। तो फ्रिक्शन के कारण हमारा मेजर लॉस होता है, वेग परिवर्तन के कारण हमारा माइनर लॉस होता है। अगर हम बात करें मेजर हेड लॉस के बारे में, ठीक है, फॉर्मूले के, तो FLV² / 2GD होता है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। और माइनर लॉसेज की बात करें तो हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये पाइप बह रही है और अचानक इसका क्या होगा? इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, ये पाइप बड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉसेज होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो लॉसेज होंगे आपके V1 - V2/2G हो जाएंगे, ठीक है। हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, सेम वही है, ठीक है, पाइप बह रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ी देर बाद जा करके, तो यहाँ पर जो लॉस होगा वो आपका 0.5 V² / 2G होगा। ऑब्स्ट्रक्शन है ये, ऑब्स्ट्रक्शन लॉस, जैसे कोई आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई ईटा पत्थर आ गया, ठीक है, तो इस केस में लॉस जो होता है वो आपका V² होता है, याद करके रखिए। हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट, जब आपका कोई भी जो है फ्लूइड फ्लो होता है और जब आपका एग्जिट होता है तो वहाँ पर भी लॉस होता है V1² / 2G, या और जो कि बराबर होता है V2² / 2G, यानी एग्जिट और इनर दोनों पे वही सेम लॉस होते हैं, ठीक है। और हेड लॉस, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण 4FLV² / 2GD, ऊपर मैंने बता ही दिया था, इनलार्जमेंट वगैरह, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, एग्जिट लॉस। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है वाटर हैमरिंग, ठीक है। वाटर हैमरिंग होता क्या है उसको समझना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको डायग्राम के हिसाब से समझना जरूरी हो पाएगा, और डायग्राम शायद मैंने नहीं बनाया है। तो आइए डायग्राम पहले यहाँ पे एक छोटा सा बनाएंगे, फिर आपको वाटर हैमर समझाएंगे। भाई वाटर हैमर है कुछ नहीं, ठीक है, आपको मैं एक इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका पाइप है और इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब पानी अपने फुल वेलोसिटी के साथ चल रहा है और अचानक आपने क्या किया कि यहाँ पे एक वॉल्व पहले से ही लगा है, पहले तो खुला था, इसके बाद आपने वॉल्व को क्या कर दिया? अचानक से क्लोज कर दिया। जब आपने क्लोज यहाँ पे अचानक से कर दिया तो अचानक यहाँ पर पूरा पानी रुक गया और फिर वो पानी रिवर्स होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक प्रेशर वेव निकलती है। क्या निकलती है? प्रेशर वेव, ठीक है, प्रेशर वेव जो है लौटती है, ठीक है। और जब अचानक से वहां पे टकराता है, ठीक है,
तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है, जिसे हम कहते हैं नॉकिंग। क्या कहते हैं? अब देखो, टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप उसे बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं कहोगे, उसे कहोगे आप नॉकिंग, ठीक है। तो बहुत जब जाएगी पानी और अपने रफ्तार में चल रही है और अचानक से आपने टैप को बंद कर दिया, तो वो उस पर टकराई और फिर वापस की तरफ आएगी, ठीक है। और जब वापस की तरफ आएगी तो एक प्रेशर एंड वेव एनर्जी निकल के आएगी, प्रेशर वेव के रूप में आएगी और वहाँ पे बहुत ज़ोर से आवाज़ होगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाटर हैमर। हैमर का मतलब क्या है? जो आपने स्मिथी शॉप वगैरह में क्या किया है, हैमरिंग किया हुआ है, किसी चीज़ को ठोका पीटा है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ज़ोर से पानी का हैमर होता है, यानी टकराव होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका एक वेव एनर्जी, प्रेशर वेव एनर्जी क्या होता है, निकल के आता है। तो आइए पहले हम समझते हैं इसकी थ्योरी को पूरा, ठीक है। तो थ्योरी कहता है किसी पाइप में बह रही द्रव अपनी मास और वेलोसिटी के कारण मोमेंटम रखता है, ठीक है। मास की मतलब कितना फ्लूइड हो रहा है, बह रहा है, और जितनी वेलोसिटी के साथ। तो P बराबर आपने mv जानते हुए होंगे कि इसे हम कहते हैं क्या, मोमेंटम यानी संवेग, ठीक है। अब वाटर फ्लो को सडन रोक दिया, यानी वॉल्व यहाँ था और उससे आपने क्या कर दिया, इसको रोक दिया। इससे क्या हो जाएगा, मोमेंटम आपका शून्य हो जाएगा और इसका मान भी शून्य हो जाता है। इसके कारण वॉल्व पर अत्यधिक दाब लगता है, जिसके कारण वाटर में प्रेशर वेव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और रिवर्स एक प्रेशर वेव आपको देखने को मिलेगा। और आपने अगर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं आप, तो अगर आपने घर में कोई हाई फ्लो वाली टोटी हो, बहुत ऊपर से आ रही हो पानी, या मतलब मोटर से आ रहा हो, तो अचानक आप बंद करोगे तो प्लास्टिक वाली जो पाइप होती है उसमें से एकदम वेव एनर्जी टाइप झीझी करके एकदम से आपको हाथों में एहसास होगा कि कुछ लग रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आवाज़ भी महसूस होगी। तो वही आपका जो प्रेशर वेव है, ठीक है, वो आपको वेव के रूप में पता चलेगी और नल के एक सिरे से लेकर के वाल्व तक संचरित होती है, ठीक है। जहाँ से आपने बंद किया और जहाँ से यहाँ पर पानी आ रहा है वहाँ तक ये प्रेशर वेव एनर्जी जितना ज़्यादा उसका वो होगा, एनर्जी का वेव ज़्यादा होगा, ठीक है, उस तरीके से उतनी दूर तक जाएगी। इन तरंगों का कारण नल में ठक ठक जैसी, जिसे हम कहते हैं नॉकिंग, ठीक है, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं, ये आवाज़ आती है। और इस प्रवाह के रुक जाने से जल में एकदम दाब में वृद्धि होती है। इसी को कहते हैं हम वाटर हैमर, ठीक है भैया। तो कुल मिला जुला के आपको यही पता चला कि कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया, अचानक से किसी भी वॉल्व से रोक दिया, तो अचानक पूरा मोमेंटम जीरो हो गया। मोमेंटम जीरो हुआ तो उस मोमेंटम जीरो का जो एनर्जी था वो वापस से प्रेशर एनर्जी के रूप में लौटा, और प्रेशर एनर्जी क्या बन गई, वेव एनर्जी बन गई। और वेव एनर्जी बन गई तो मतलब वेव के फॉर्म में आपकी पूरी पाइप को हिलाते हुए, और जब टकराया तो अचानक वॉल्व बंद करने से तो ठक ठक की आवाज़ आई, ठीक है, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। और वेव एनर्जी के फॉर्म में पूरे लास्ट तक जाएगी जहाँ से आपका वॉल्व से पानी आ रहा था, ठीक है। और अचानक से जल में दाब वृद्धि, ठीक है, अचानक से जल में दाब वृद्धि जो हुई है उसे हम वाटर हैमरिंग कहते हैं, यानी वाटर का हथौड़ा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब वाटर हैमर का मान अत्यधिक होने पर पाइप में क्या हो सकता है, फट सकता है, ठीक है। इसलिए नल आदि के वाल्व को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। तो अगर आप भी बहुत जल्दी से बंद करते हो तो आप धीरे धीरे बंद करिए, ठीक है। किसी पाइप में वाटर हैमर का मान पाइप की लंबाई, वाल्व को बंद करने की गति और उसमें प्रवाहित धारा के इलास्टिक प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब है, अब कितनी लंबी आपकी वाल्व है, ठीक है, लगी हुई है, कितनी दूर से पाइप आ रही है, फिर उसमें पाइप में कितना फ्लो कर रहा है आपका फ्लूइड, ठीक, कितनी स्पीड से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, P बराबर और यहाँ पे रो LV/T, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है। बाकी इसको डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्मूला लास्ट में लिख देना है और ये छोटे छोटे टिप्पणी करने में आपको आता है, ठीक है। तो इसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में ज़्यादा जानने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला हमारा टर्म आता है साइफन, ठीक है। साइफन क्या होता है, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। साइफन के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। कोई ए गांव है ये और कोई ये बी गांव है, ठीक है। ए गांव भी नीचे है और बी गांव भी नीचे है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पहाड़ है, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से पानी ले जा सको, यानी आपको पानी जो ले जाना है कुछ इसी तरीके से ले जाना है। तो इस तरीके से जो पानी ले जाते हैं उस प्रक्रिया को हम साइफन कहते हैं,
बस, और कुछ नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अर्थात न्यून कोण पर मुड़ी हुई नली के रूप में एक यंत्र होता है जिससे तरल पदार्थ एक पात्र से दूसरे में तथा नीचे स्तर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलो। साइफन की क्रिया पूर्ववत नली के दोनों सिरों पर दाब के अंतर के कारण होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोटे पे तेल वगैरह लेने गए होंगे तो वो अपने मुंह से खींचता है, या ऐसे बहुत सारे आपने फिनोमेना किए होंगे, तो जिसके कारण दूसरा पात्र जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, दाब के अंतर के कारण पात्र खाली होता है। जब दोनों पात्रों में तरल पदार्थ का स्तर समान हो जाता है तब बहाव रुक जाता है। इस यंत्र के कारण बीच में आने वाली ऊंचाइयां रुकावट के पार भी तरल पदार्थ शक्ति वेग बिना किसी लॉस के आपके जो भी फ्लूइड है उसको भेजा जा सकता है। साधारण साइफन की नली को स्थानांतरित किए जाने वाले तरल पदार्थ से भर दिया जाता है और उसके लंबे अंग के सिरे को अंगुली से बंद कर दिया जाता है। अरे वही आपका जो गांव के उसमें फिनोमेना किया है कि आपने पहले क्या किया, पूरा नली जो है उसको भर दिया और उसके बाद क्या किया, उसको अंगुली से बंद कर दिया। उसके बाद जो तरल पदार्थ है उसको क्या कर दिया हमने, जहाँ से लेना है पानी वहाँ पे डुबो दिया और लंबी बाह के सिरे को दूसरे पात्र में अंगुली को हटा लेते हैं। और उससे क्या होता है कि आप सभी का एक पात्र से दूसरे पात्र में फ्लूइड का बहना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे साइफन को प्रयोग से पहले प्रत्येक बार भरना आवश्यक होता है। मतलब जब हम इसको करना है तो हम पहले इसको ऐसे करेंगे कि पहले हमने पूरी पानी भर दिया उसके अंदर और फिर उंगली से बंद कर दिया। ठीक है, और फिर उधर वाले को जब खोल दिया तो इधर वाले को हमने पानी के अंदर डाल दिया और आपका पानी हमारा फ्लूइड बहना शुरू हो गया। ठीक है, इस यंत्र के अनेक रूप प्रचलित हैं। कुछ में नली को भरने के उसे भरें, इस प्रकार आवश्यकता होने पर स्वयं चालू होने योग्य बनाएं। फिर इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बना दी गई हैं। खैर, आपको जो मेन मैकेनिज्म था वही समझना था। साइफन के सिद्धांत पर काम करने वाले नलों से बहुधा जल को पहाड़ियों या टीलों पर ऊंची नीची भूमि से होते हुए किसी घाटी के पार पहुंचाने का काम किया जाता है। ये अधिकतर पहाड़ों में होता है। ऐसे साइफन में टीले या ऊंचाई पर स्थित नल में फंसी हुई वायु के निकास के लिए एक वाल्व का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर वायु कोई फंसी है, ठीक है, तो आपका पानी ही नहीं जाएगा, तो उसके लिए कोई एक वाल्व होना चाहिए जिससे कि प्रेशर रिलीज होता रहे। सोडा वाटर से भरे बर्तन में से उसे निकालने के लिए जो साइफन लगाए जाते हैं उस नली में एक स्प्रिंग वाल्व लगा रहता है जो एक लीवर दबाने पर खुल जाता है और सोडा वाटर की गैस के दबाव से जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है। खैर, जो ऊपर का मैकेनिज्म था वही आपको जानना जरूरी था। एक छोटा सा डिफिनेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, खैर ये रेनॉल्ड्स नंबर के दौरान हमको बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपको जानना जरूरी है। किसी फ्लूइड का फ्लो जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर पर निर्भर करता है। ठीक है, फ्लूइड का फ्लो आपका 3 तरीके का होता है, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, अब देखो, जो आपका लेमिनार फ्लो है, ठीक है, वो 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर पे मिलता है। टर्बुलेंट फ्लो 4000 रेनॉल्ड नंबर से ऊपर मिलता है और ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में रहता है। अब क्या होता है, लेमिनार से टर्बुलेंट में बदलने की सीमा पर जो अधिकतम वेग होता है उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं 2000 तो वो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, 4000 को अपर क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब कि आपका लेमिनार से टर्बुलेंट में बदलने पर जो अधिकतम वेग होती है उसे हम कहते हैं आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है भैया, चलो, बाकी रेनॉल्ड्स नंबर का वो है, ठीक है, आप इसे जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। अभी आता है रोटामीटर। पहले इसका मैं डायग्राम ले लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इसको समझाते हैं। तो रोटामीटर क्या है भैया? रोटामीटर डिस्चार्ज रेट को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिलेबस में दिया है। मैं कहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े और बिना इसके मत जाइएगा। ठीक है, रोटामीटर फ्लो मापने का यंत्र है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी द्रव की डिस्चार्ज रेट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी रोटामीटर को हम डिस्चार्ज रेट को मापने के लिए यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी जहाँ पे पानी बह रहा है उसके अंदर इसको लगा देते हैं। ठीक है, आप पहले हम मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, फिर आपको इसको ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने डायग्राम देख लिया है। रोटामीटर एक प्रकार का वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर होता है। तो जो टेपर्ड, आप सभी का वर्टिकल टेपर्ड जो रोटामीटर है उससे हम क्या करते हैं, द्रव को गुजारते हैं और इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लॉट लगा होता है। ठीक है, अब फ्लॉट क्या होगा कि जैसे ही आपका फ्लूइड का फ्लो बढ़ेगा तो वो फ्लॉट क्या हो जाएगा, ऊपर उठेगा और जितनी ऊंचाई तक वो ऊपर जाएगा वहीं पर आप सभी का
फ्लो रेट जो है माप लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो फ्लॉट यहाँ पे लगा हुआ है, जब ये फ्लूइड का फ्लो बढ़ेगा तो ये फ्लॉट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और जब फ्लॉट ऊपर की तरफ जाएगा, जितनी ऊंचाई तक जाएगा, रीडिंग यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, आप सभी की रीडिंग को ले लिया जाएगा। तो रोटामीटर को क्या करते हैं, जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वहीं पर लगा देते हैं, और जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो वो फ्लॉट ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, आपका वहाँ पे हम ऊंचाई को देख करके अपने डिस्चार्ज को माप लेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि फ्लूइड नीचे से ऊपर की ओर कोनिकल ट्यूब में बहता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर इसमें फ्लूइड जो है वो कोनिकल शेप में बहता है। फ्लूइड का बल फ्लॉट को ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है, यहाँ से आपने पानी को क्या कर दिया, लगा दिया। अब ये जो फ्लॉट है ये पानी की वजह से, फ्लो की वजह से क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल फ्लॉट को नीचे खींचेगा। लेकिन जब दोनों बल संतुलित हो जाएंगे तो एक निश्चित ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, फ्लॉट स्थिर हो जाएगा, और वहाँ पर फ्लो रेट को हम पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स में, केमिकल प्लांट्स में, लेबोरेटरीज में ये सब यूज होता है। तो फाइनली इस चैप्टर का हमने द एंड करा है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको वन शॉट वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ पे देखते रहिए।